राधे राधे आप सभी को। अब हम देखते हैं सेक्शन 112 क्या कहता है। सेक्शन 112 स्टेट्स द फैक्ट दैट एनी पर्सन वॉज born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man or within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried, shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that man unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when the child could have been begotten. तो क्या कहता है सेक्शन? The fact that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man. तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है यहां पर? फैक्ट ये है कि कोई पर्सन पैदा हुआ है वैलिड मैरिज की कंटिन्यूएंसी के दौरान बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन। फैक्ट क्या है कि कोई पर्सन जो है वो पैदा हुआ है वैलिड मैरिज की कंटिन्यूएंसी के दौरान बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन। अब सेकंड पार्ट देखते हैं सेक्शन का। और विद इन 280 डेज आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन द मदर रिमेनिंग अनमैरिड। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है? या फिर वो पर्सन 280 दिनों के अंदर पैदा हुआ है शादी डिसॉल्व होने के बाद, प्लस कंडीशन क्या डाल दी? कंडीशन डाल दीजिए मदर रिमेनिंग अनमैरिड। डेट इज मदर ने दूसरी शादी नहीं करी हो। आगे क्या कहता है? शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ दैट ही इज द लेजिटिमेट सन ऑफ दैट मैन। यानी अब ये कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा कि वो पर्सन लेजिटिमेट सन है उस मैन का, unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten. मीन्स जब तक ये ना दिखा दिया जाए, यानी जब तक हस्बैंड ये ना प्रूव कर दे कि जो पार्टीज है मैरिज की इनके बीच में कोई भी एक्सेस नहीं हुआ था उस टाइम पर जब वो बच्चा बिगॉट हो सकता था या जब वो बच्चा कंसीव किया जा सकता था। ओके तो यहां पर कंक्लूसिव प्रूफ का क्या मतलब हुआ? कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब यह हुआ कि अब कोर्ट आपको लेजिटिमेसी के पॉइंट पे एविडेंस देना अलाउ नहीं करेगी। ओके कोर्ट आपको लेजिटिमेसी के पॉइंट पर एविडेंस देना अलाउ नहीं करेगी। दैट मीन्स अगर बच्चा लॉफुल मैरिज की कंटिन्यूएंसी के दौरान पैदा हुआ है या फिर शादी डिसॉल्व होने के 280 दिनों के अंदर पैदा हुआ है एंड कंडीशन क्या है? मदर रिमेनिंग अनमैरिड। तो इन फैक्ट के प्रूव होने पर कोर्ट उस बच्चे को लेजिटिमेट मान लेगी एंड उस लेजिटिमेसी को रिबट करने के लिए एविडेंस अलाउ नहीं करेगी। ओके क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? तो इस सेक्शन के हमने दो पार्ट देखे। पहला पार्ट क्या कह रहा है? द फैक्ट दैट एनी पर्सन वॉज born ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? और विद इन 280 डेज आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन। इट्स डिसोल्यूशन का मतलब शादी डिसॉल्व होने के बाद। द मदर रिमेनिंग अनमैरिड। और इस केस में कंडीशन क्या डाल दी कि जो मदर है उसने दूसरी शादी नहीं करी हो। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाएगा कि वो पर्सन अब लेजिटिमेट सन है उस मैन का, अनलेस इट कैन बी शोन दैट द पार्टीज टू द मैरिज हैड नो एक्सेस टू ईच अदर एट एनी टाइम व्हेन द चाइल्ड कुड हैव बीन बिगॉटन। मीन्स जब तक हस्बैंड ये ना प्रूव कर दे कि जो पार्टीज है मैरिज की दैट इज मैन एंड मदर उनके बीच में कोई भी एक्सेस नहीं हुआ था उस टाइम पर जब वो बच्चा बिगॉट किया जा सकता था या जब वो बच्चा कंसीव किया जा सकता था। ओके अच्छा और कौन कौन से सेक्शन है जो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन से डील करते हैं? तो याद रखिएगा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर केवल 3 सेक्शन ऐसे हैं जो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन से डील करते हैं। कौन कौन से हैं? सेक्शन 41, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 113।
केवल ये 3 सेक्शन ऐसे हैं पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो कि कंक्लूसिव प्रिजम्पशन से डील करते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर पीटी। अच्छा, अब आप एक चीज देखना यहां पर कि देखो सेक्शन 4 के हिसाब से कंक्लूसिव प्रूफ को रिबट नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम यही पढ़ते हैं सेक्शन 4 में कि कंक्लूसिव प्रूफ को आप रिबट नहीं कर सकते। पर अगर सेक्शन अपने आप में ही कोई एक्सेप्शन प्रोवाइड कर दे तो फिर वो रिबटेबल हो जाता है। लाइक सेक्शन 112 में एक्सेप्शन क्या दे दी है? नॉन एक्सेस की। ठीक है, नो एक्सेस, नॉन एक्सेस की। तो अगर नॉन एक्सेस प्रूफ कर दिया जाता है तो फिर कंक्लूसिव प्रिजम्पशन को रिबट किया जा सकता है। ऑलराइट, अब सेक्शन को हम डायग्राम से समझते हैं। When any person born फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? ड्यूरिंग continuance of a valid marriage between his mother and any man. एंड सेकेंड पार्ट क्या कहता है? आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बट विद इन 280 days ऑफ डिसोल्यूशन प्लस कंडीशन क्या डाल दी? मदर रिमेनिंग अनमैरिड। ओके, और एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है नॉन एक्सेस। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? व्हेन एनी पर्सन बॉर्न ड्यूरिंग कंटिन्यूअंस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन। और सेकेंड पार्ट क्या कहता है? व्हेन एनी पर्सन बॉर्न आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बट विद इन 280 days ऑफ डिसोल्यूशन प्लस कंडीशन क्या डाल दी? मदर रिमेनिंग अनमैरिड। और सेक्शन का एक्सेप्शन क्या है? नॉन एक्सेस। ओके, अब आप ध्यान से देखना, सेक्शन में वर्ड यूज कर रखा है व्हेन एनी पर्सन बॉर्न। क्या यूज कर रखा है? बॉर्न, मतलब जब किसी बच्चे का बर्थ हुआ है। ओके, सेक्शन जो डील कर रहा है वो बर्थ से डील कर रहा है, ना कि कंसेप्शन से। वर्ड एनी पर्सन बॉर्न इज यूज्ड एंड नॉट एनी पर्सन कंसीव्ड। ओके, याद रखना आप इस बात को अच्छे से कि सेक्शन में बच्चे की बर्थ की बात हो रही है, कंसेप्शन की बात नहीं हो रही। व्हेन एनी पर्सन बॉर्न। अब सपोज करके चलिए मेरे पड़ोस में एक हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं। अब उनकी शादी को केवल 1 महीना ही हुआ है और उनके यहां बच्चा पैदा हो जाता है। तो अब ये बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा। क्यों? बिकॉज ही इज बॉर्न ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज। आई बात समझ में? दैट मीन्स 112 की कंक्लूसिव प्रिजम्पशन अराइज हो जाएगी। आगे और भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा, बस आप पेशेंस रखिए। अब आप एक चीज देखना, सेक्शन में जो वर्ड यूज कर रखा है वो क्या यूज कर रखा है? बिटवीन हिज। The fact that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man। तो यहां पर आप एक बात याद रखना कि वर्ड his include her also। Okay, and this section is applicable to both son and daughter। ऐसा मत समझना कि वर्ड his यूज कर रखा है तो केवल ये सेक्शन सन के लिए ही एप्लीकेबल है। जो कंटेक्स्ट हिज है वो दोनों के लिए यूज किया गया है, सन एंड डॉटर। ओके,
अच्छा आप एक बात बताइए, और विद इन 280 डेज आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है भाई? जो शादी है वो कैसे कैसे डिसॉल्व हो सकती है? मैरिज कैन बी डिसॉल्व इन 2 वेज, बाय डिवोर्स और बाय डेथ ऑफ अ स्पाउस। ओके, आप एक बात याद रखना कि हमेशा पैटर्निटी ही क्वेश्चन में होती है। मैटर्निटी कभी भी क्वेश्चन में नहीं होती। यानी बच्चे का फादर कौन है, हमेशा यही क्वेश्चन में होगा। बच्चे की मदर कौन है, इस पर कभी क्वेश्चन नहीं उठता। क्यों? बिकॉज मदर ने उस बच्चे को कंसीव किया है, उस बच्चे को अपने वूम में 9 मंथ तक कैरी किया है, तो इस फैक्ट को हर पर्सन इजिली परसीव कर सकता है। इसलिए आप याद रखना, हमेशा बच्चे की पैटर्निटी ही क्वेश्चन में होती है, मैटर्निटी कभी भी क्वेश्चन में नहीं उठती। और देखो इस फैक्ट को और आप अच्छे से सेक्शन से समझ सकते हो। सेक्शन में क्या वर्ड गिवन है? हिज मदर एंड एनी मैन। यहां एनी वुमेन एंड एनी मैन नहीं लिखा, बल्कि क्या गिवन है? हिज मदर एंड एनी मैन। हिज मदर shows that maternity never comes in question and any man shows that paternity is in question. ओके, अभी आगे एक मैक्सिम से डील कर रहा है। इस मैक्सिम को आप एक बार रीड कर लेना अच्छे से। इस मैक्सिम का क्या मतलब है? इट इज ऑलवेज टू बी प्रिज्यूम दैट चिल्ड्रन आर लेजिटिमेट, कि हमेशा ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि चिल्ड्रन जो है वो लेजिटिमेट है। The presumption of legitimacy is a presumption of law, not a mere inference to be drawn by a process of logical reasoning from the fact of marriage and birth or conception during wedlock. This presumption can only be disproved by a strong preponderance of evidence and not by a mere balance of probabilities. तो क्या कहा यहां पर इन्होंने? ये presumption लॉ की presumption है, ये कोई इन्फ्रेंस नहीं है जिसे हम मैरिज या बर्थ ड्यूरिंग वेडलॉक के फैक्ट से ड्रॉ करेंगे। अब इस प्रिजम्पशन को आप केवल स्ट्रॉन्ग प्रीपोनेंस ऑफ एविडेंस से ही डिस्प्रूव कर सकते हो एंड नॉट बाय मियर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, मींस यू नीड स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू डिस्प्रूव दिस प्रिजम्पशन। ओके, द सेक्शन इज बेस्ड ऑन द वेल नोन मैक्सिम पैट्रिस एस्ट क्वेम Nupital demonstrate. He is the father whom the marriage indicates, or father is he who married to mother. तो इन्होंने यहां क्या कहा? ये जो सेक्शन है किस मैक्सिम पे बेस्ड है? इस मैक्सिम पे। ओके, ये मैक्सिम पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से एक बार देखनी है। तो ये मैक्सिम क्या कहती है? फादर वो है जिसको शादी इंडिकेट कर रही है, या फादर वो है जिसने मदर से शादी करी है। The law leans in favor of a validity of marriage and in favor of legitimacy and not illegitimacy or bastardy. लॉ का झुकाव हमेशा वैलिड मैरिज एंड लेजिटिमेसी के फेवर में रहता है, ना कि इलेजिटिमेसी या फिर बास्टर्डाइजेशन के फेवर में। Normally, the rule of evidence in other instance is that the burden is on the party who asserts the positive. But in this instance, the burden is cast on the party who pleads the negative. तो यहां पर इन्होंने बताया जनरली क्या होता है, बर्डन उस पार्टी पर होता है जो फैक्ट्स को पॉजिटिवली असर्ट करती है, बट इस सेक्शन में बर्डन हमेशा उस पार्टी पर होता है जो पार्टी नेगेटिव प्ली लेती है, यानी बर्डन फादर या एनी मैन के ऊपर है। क्यों? क्योंकि फादर ही तो किसी बच्चे की पैटर्निटी को डिनाई करता है। आई बात समझ में? जैसे सपोज करके चलिए, एक पर्सन ये क्लेम करता है कि मैं अंबानी का लेजिटिमेट सन हूं, ठीक है? ये साहब कह रहे हैं कि भाई मैं तो अंबानी का लेजिटिमेट सन हूं। अब अंबानी जी तो इस फैक्ट को डिनाई करेंगे कि नहीं ये मेरा सन नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने डिनाई नहीं किया तो फिर उन्हें उस पर्सन को मेंटेन करना पड़ेगा, उसे प्रॉपर्टी में भी शेयर मिलेगा। समझ रहे हो ना आप? तो इसलिए बर्डन हमेशा फादर पर होता है पैटर्निटी को डिनाई करने का।
तो इसलिए यहां पर क्या बोला है कि नॉर्मली द रूल ऑफ एविडेंस इन अदर इंस्टेंस इज दैट बर्डन इज ऑन द पार्टी हु असर्ट्स द पॉजिटिव, बट इस केस में क्या होगा, बर्डन किसके ऊपर है, हु प्लीड्स द नेगेटिव, और नेगेटिव कौन प्ली कर रहा है, नेगेटिव फादर प्ली कर रहा है, फादर यानी अंबानी जी सपोज करके चलिए। भाई फादर ही तो कह रहा है नहीं ये मेरा सन नहीं है, तो जो बर्डन है वो किस पे आ जाएगा, अब फादर पे आएगा, ये प्रूव करने का कि ये मेरा लेजिटिमेट सन नहीं है। आगे बोलता है द कनेक्शन ऑफ अ चाइल्ड विद हिज फादर इज सीक्रेट बट इट मे बी असर्टेन बाय सब्सिस्टिंग फैक्ट्स। मीन्स फादर चाइल्ड का कनेक्शन एकदम सीक्रेट होता है, पर इसको आप सब्सिस्टिंग फैक्ट से असर्टेन कर सकते हो। मैटरनिटी इज अ फैक्ट एंड पैटर्निटी इज अ सरमाइज, यानी मैटरनिटी एक फैक्ट है जबकि पैटर्निटी क्या है, एक सरमाइज है, यानी एक डाउट है, एक सस्पिशियन है। मैटरनिटी फैक्ट कैसे है, बिकॉज मदर बच्चे को 9 महीने तक अपने वूम में कैरी करती है, तो आप इजिली उसे परसीव कर सकते हो, इसलिए जो मैटरनिटी है वो क्या है, एक फैक्ट है। इट कैन बी सेड विद सर्टेनिटी एज टू विच वुमेन गिव बर्थ टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, बट इट इज इम्पॉसिबल टू से एज टू हु वॉज दैट मैन फ्रॉम whom the mother begot the child. सेक्शन 112 lays down the rule for the proof of the paternity of an individual. तो क्या क्या है यहां पर इन्होंने, अब हम ये सर्टेनिटी से बता सकते हैं कि इस बच्चे को जन्म किस वुमेन ने दिया है, लेकिन वो मैन कौन है जिससे मदर ने उस चाइल्ड को बिगॉट किया है या कंसीव किया है, इस फैक्ट को बता पाना इम्पॉसिबल है। ओके, आगे देखते हैं इसको। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 parts. The first part deals with the birth of a child during the continuance of a valid marriage between a man and a woman, and the second part deals with the birth of a child during 280 days after the dissolution of that marriage. According to the section, a child born during either of these periods must be presumed to be the child of that man. Such a presumption is, however, rebuttable. The man can prove that he had no access to his wife during the time when the child could have been begotten. If he can prove it, then the child will not be held to be his child. तो क्या कहा इन्होंने यहाँ पर कि ये जो सेक्शन है ये 2 पार्ट कंटेन करता है। पहला पार्ट किससे डील करता है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन अ वुमेन एंड अ मैन, और दूसरा पार्ट किससे डील करता है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ड्यूरिंग 280 डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ दैट मैरिज। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी चाइल्ड जो इन दोनों में से किसी भी पीरियड में बॉर्न होता है, तो हम फिर ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि ये चाइल्ड उसी मैन का है। ओके, बट ये जो प्रिजम्पशन है ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है। कैसे, अगर आप नॉन एक्सेस को प्रूव कर देते हो तो बाय प्रूविंग नॉन एक्सेस, दैट इज ये दिखा के कि जब वो चाइल्ड बिगॉट हो सकता था तब मेरे और वाइफ के बीच में किसी भी तरह का कोई एक्सेस नहीं था। और अगर हस्बैंड या मैन ये प्रूव कर देता है तो वो चाइल्ड फिर उसका नहीं माना जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? जो सेक्शन डिस्कस करके आए थे वही चीजों को इन्होंने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। दिस सेक्शन रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एज द डिसाइडिंग फैक्टर एंड not to the time of conception of that child. The latter point of time has to be considered only to see whether the husband had no access to mother. तो देखो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझना। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया ना तो आपको जो इस सेक्शन का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा एकदम। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। क्या कहा इस पॉइंट ने यहाँ पर, ये सेक्शन जिस टाइम पर बच्चे का बर्थ हुआ है उस टाइम को डिसाइडिंग फैक्टर मानता है, ना कि जिस टाइम पर बच्चा कंसीव हुआ था। ओके, क्यों? क्योंकि कंसेप्शन का टाइम हम केवल हस्बैंड और वाइफ के बीच में नॉन एक्सेस को देखने के लिए ही कंसीडर करते हैं। ऑलराइट, आपको याद हो तो हमने वो डायग्राम में भी डिस्कस किया था यही बात। देखो ये डायग्राम हमने यहां पर क्या पढ़ा था, वर्ड क्या गिवन है, व्हेन एनी पर्सन बॉर्न। ठीक है, तो ये सेक्शन जिस टाइम पर बच्चे का बर्थ हुआ है उस टाइम को डिसाइडिंग फैक्टर मानता है,
ना कि जिस टाइम पर बच्चा कंसीव हुआ है, क्योंकि जो कंसेप्शन का टाइम है ना वो केवल एक्सेप्शन के लिए ही जरूरी है। यानी कंसेप्शन का जो टाइम है वो केवल हस्बैंड और वाइफ के बीच में नॉन एक्सेस को देखने के लिए ही कंसीडर किया जाता है। ऑलराइट, तो आप प्लीज अपने माइंड में इस चीज को बहुत अच्छे से सेट कर लेना कि जनरल रूल के लिए हमें क्या देखना है, डेट ऑफ बर्थ। ओके, जनरल रूल के लिए हमें क्या देखना है, डेट ऑफ बर्थ, यानी वो बच्चा कब पैदा हुआ है। एंड एक्सेप्शन के लिए हमें क्या देखना है, डेट ऑफ कंसेप्शन। एक्सेप्शन हियर मींस नॉन एक्सेस। ओके, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये सेक्शन जिस टाइम पर बच्चे का बर्थ हुआ है उस टाइम को डिसाइडिंग फैक्टर मानता है, ना कि जिस टाइम पर बच्चा कंसीव हुआ था, क्योंकि कंसेप्शन का टाइम हम केवल नॉन एक्सेस के लिए कंसीडर करते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलिए ए एंड बी की शादी 1 तारीख को हुई है, 15 तारीख को उनके यहां बच्चा पैदा हो जाता है। तो अब ये बच्चा ए का ही माना जाएगा। क्यों? बिकॉज ये जो बच्चा है कब पैदा हुआ है, ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज। पार्ट 1, ठीक है। यानी बस आपको यह प्रूव करना है कि बच्चे का बर्थ तब हुआ है जब वैलिड मैरिज सबसिस्ट कर रही थी। फिर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बच्चा शादी के 1 घंटे बाद पैदा हो, 1 दिन बाद पैदा हो, 1 महीने बाद पैदा हो या 1 साल बाद पैदा हो, टाइम इज इमैटेरियल। ऑलराइट, तो अब इस केस में क्या कंक्लूसिव प्रिजम्पशन अराइज हो जाएगी कि ये जो बच्चा है ये किसका है, ए का ही लेजिटिमेट सन है। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। The presumption applies with equal force even where the child is born within a few days or even hours after the marriage. ठीक है, अभी हमने यही डिस्कस किया था। फर्दर इट इज इमैटेरियल दैट द मदर वाज मैरिड और नॉट एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। तो क्या कहा इन्होंने, प्रिजम्पशन इक्वल फोर्स के साथ तब भी अप्लाई होगा जब बच्चा शादी के कुछ दिन बाद या कुछ घंटे बाद ही पैदा हो जाता है। कौन सी प्रिजम्पशन की बात हो रही है यहां पर, कि बच्चा उसी मैन का लेजिटिमेट सन है। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल से सारी चीज डिस्कस करी है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये जो बच्चा है ये शादी के 15 दिन बाद पैदा हो, 1 महीने बाद पैदा हो, 1 घंटे बाद पैदा हो, 1 हफ्ते बाद पैदा हो या 1 साल बाद पैदा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस ऑफ अ वैलिड मैरिज, अगर वो बच्चा पैदा हो जाता है तो वो फिर ए का ही लेजिटिमेट सन माना जाएगा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मदर है वो कंसेप्शन के टाइम पर मैरिड थी या नहीं। ठीक है, इट इज इमैटेरियल दैट मदर वाज मैरिड और नॉट एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। यानी मदर कंसेप्शन के टाइम पर मैरिड थी या नहीं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। Section 112 appears to provide a simple presumption of legitimacy which applies to children born during a marriage whether conceived before or after the marriage took place. Section 112 legitimacy की presumption provide करता है जो उस बच्चे पर अप्लाई होती है जो ड्यूरिंग वैलिड मैरिज की कंटिन्यूसी के दौरान पैदा हुआ है, फिर चाहे वो बच्चा शादी से पहले कंसीव किया गया है या शादी के बाद। ओके, मैंने आपको बस एक ही चीज बताई है, आपको एक चीज याद रखनी है कि बच्चा कब कंसीव हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्शन का जो टाइम है वो केवल और केवल नॉन एक्सेस को प्रूव करने के लिए जरूरी है। बस आपको ये देखना है बच्चा ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस वैलिड मैरिज के दौरान पैदा हुआ है या नहीं, या अगर शादी डिसॉल्व हो गई है तो 280 दिनों के अंदर पैदा हुआ है या नहीं, प्लस कंडीशन मदर रिमेनिंग अनमैरिड। ठीक है, जनरल रूल के लिए हमें क्या देखना है, डेट ऑफ बर्थ, यानी वो बच्चा कब पैदा हुआ, और एक्सेप्शन के लिए हम क्या देखेंगे, डेट ऑफ कंसेप्शन।
या डेट ऑफ बिगोटन। एक्सेप्शन ईयर मीन्स नॉन एक्सेस। ओके, आप बस इसको अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लेना, फिर कहीं भी आप इस कंसेप्ट में मात नहीं खाओगे। अब आगे देखते हैं। अब हम रीजन देखते हैं कि लॉ को इस तरीके से फ्रेम क्यों किया गया है कि बेशक से चाइल्ड शादी के कुछ दिनों बाद ही पैदा हो जाए, फिर भी हम उस पर्सन को या उस चाइल्ड को लेजिटिमेट सन क्यों मानते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज इस सेक्शन का जो पर्पस है वो क्या है, सोशल वेलफेयर, टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन मीन्स चिल्ड्रन, यानी बच्चों को बास्टर्डाइजेशन, वैग्रेंसी, डेस्टिट्यूशन या फिर इलेजिटिमेट सन के स्टिग्मा से प्रिवेंट करने के लिए। एंड सेकेंडली, इंडिया में इलेजिटिमेट चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए इंग्लैंड जैसे लेजिस्लेशन नहीं है। सो दिस इज मेन प्रिंसिपल बिहाइंड दिस सेक्शन। बास्टर्डाइजेशन मीन्स नाजायज औलाद, वैग्रेंसी मीन्स होमलेस सिचुएशन, खुद का घर ना होना, डेस्टिट्यूशन मीन्स एक्सट्रीम पुअरनेस, और जो नाजायज औलाद का जो कलंक है उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण इस सेक्शन को ओरिजिनेट किया गया है। लेकिन इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि इस सेक्शन का सबसे मेजर ड्रॉबैक ये है कि काफी केसेस में हस्बैंड को वो चाइल्ड मेंटेन करना पड़ता है जिसका एक्चुअली में वो फादर ही नहीं है। ऑलराइट, क्लियर हो गया होगा आपको कि बच्चा शादी के चाहे 2 महीने बाद पैदा हो चाहे 4 महीने बाद पैदा हो, टाइम इज इमेटीरियल। और अगर वो बच्चा ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूअंस ऑफ वैलिड मैरिज के दौरान पैदा होता है या फिर मैरिज डिसॉल्व होने के 280 दिनों के अंदर पैदा होता है प्लस मदर रिमेनिंग अनमैरिड, तो क्या होगा, वो जो बच्चा है लेजिटिमेट सन मान लिया जाएगा उस मैन का। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि काफी केसेस में हस्बैंड को वो बच्चा मेंटेन करना पड़ जाता है जिसका एक्चुअली में वो फादर ही नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। सेक्शन 112 क्रिएट्स रूल ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ एंड डिक्लेयर्स इफ एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 112 प्रूव्ड, चाइल्ड विल बी कंसीडर्ड कंक्लूसिवली लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ said man and presumption raised under section 112 cannot be rebutted as per section 4। ओके, तो इस चीज को हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। तो क्या कहा इन्होंने यहां पर कि सेक्शन 112 कंक्लूसिव प्रूफ के रूल को क्रिएट करता है और ये डिक्लेयर करता है कि अगर सेक्शन 112 के एलिमेंट्स प्रूव हो जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो वो जो चाइल्ड है वो कंक्लूसिवली लेजिटिमेट चाइल्ड मान लिया जाएगा उस मैन का, और जो प्रिजम्पशन रेज्ड होगी 112 में आप उसको सेक्शन 4 के हिसाब से रिबट नहीं कर सकते। मींस अब कोर्ट आपको लेजिटिमेसी के पॉइंट पर एविडेंस देना अलाउ नहीं करेगी। पर चूंकि सेक्शन के अंदर ही अपने आप में एक एक्सेप्शन डाल रखी है नॉन एक्सेस की, तो इसलिए आप इस फैक्ट को रिबट कर सकते हो। कैसे? नॉन एक्सेस के थ्रू। ओके, जनरल रूल क्या होता है कि आप कंक्लूसिव प्रूफ को रिबट नहीं कर सकते, लेकिन अगर सेक्शन के अंदर ही कोई एक्सेप्शन दे रखी है तो फिर आप उसको रिबट कर सकते हो। और सेक्शन के अंदर क्या एक्सेप्शन दे रखी है? नॉन एक्सेस। ऑलराइट, आगे देखते हैं। फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड बाय पेटिशनर। क्या क्या फैक्ट्स पेटिशनर को प्रूव करने हैं? पेटिशनर कौन है यहां पर? चाइल्ड। भाई चाइल्ड ही तो क्लेम करता है कि सो एंड सो पर्सन इज माय फादर, जिससे उसको मेंटेनेंस के राइट मिले, उसको प्रॉपर्टी में शेयर मिले, एक्सेट्रा। ओके, तो क्या क्या फैक्ट चाइल्ड को प्रूव करने हैं? बॉर्न ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन और विद इन 280 डेज ऑफ डिसोल्यूशन, यानी या तो वो वैलिड मैरिज की कंटिन्यूएंसी के दौरान पैदा हुआ है
या फिर शादी डिसॉल्व होने के 280 दिनों के अंदर अंदर पैदा हुआ है, प्लस कंडीशन क्या है, मदर रिमेनिंग अनमैरिड। सेकंड, लॉफुल मैरिज बिटवीन मदर एंड रेस्पोंडेंट। जो मैरिज है वो कैसी है, मदर रेस्पोंडेंट के बीच में लॉफुल मैरिज है। रेस्पोंडेंट हियर मींस फादर या फिर हस्बैंड और एनी मैन। ओके, प्लेस कर देता हूं मैं एक बार। आगे क्या कहता है, कोर्ट नॉट टू बी वेरी रिजिड in requiring proof of marriage beyond reasonable doubts, rather court tilted in favor of petitioner, and even if mere balance of probabilities proved, court will presume existence of such marriage and shift burden of disproving marriage on respondent। तो क्या कहा यहां पर इन्होंने, मैरिज के फैक्ट को पेटिशनर दैट मींस चाइल्ड को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मियर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज ही अपने आप में सफिशिएंट है, एंड बर्डन ऑफ डिस्प्रूविंग मैरिज लाइज ऑन रेस्पोंडेंट। और हस्बैंड पर यह बर्डन कैसा होगा, स्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, दैट इज हस्बैंड को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके ये प्रूव करना होगा कि हमारे बीच में शादी एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा क्यों, बिकॉज सेक्शन का एम क्या है, टू प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन एंड टू डू सोशल वेलफेयर। ओके, आगे देखते हैं। अब हम बहुत देर से एक वर्ड सुन रहे हैं, एक वर्ड पढ़ रहे हैं, नॉन एक्सेस। तो अब इसको समझते हैं कि ये नॉन एक्सेस वर्ड का क्या मतलब है। देखो, एक्सेस एंड नॉन एक्सेस मींस एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो क्या बताया इन्होंने, एक्सेस एंड नॉन एक्सेस मींस एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो नॉन एक्सेस का मतलब क्या हुआ, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। दैट मीन्स जिस टाइम वो बच्चा कंसीव किया जा सकता था या जिस टाइम वो बच्चा बिगॉट किया जा सकता था, उस टाइम पार्टीज के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं था। ओके, क्लियर हुआ। और आप एक बात याद रखना, कोर्ट हमेशा एक्सेस के फेवर में प्रिजम्पशन रेज करके चलती है। ठीक है, कोर्ट हमेशा एक्सेस के फेवर में प्रिजम्पशन रेज करके चलती है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं नॉन एक्सेस के, जैसे फिजिकल इनकैपेसिटी टू प्रोक्रिएट। दैट मीन्स रेस्पोंडेंट प्रूवन टू बी इंपोर्टेंट। ठीक है, यह प्रूव कर दिया जाता है कि जो हस्बैंड है वो इंपोर्टेंट है। मींस हस्बैंड जो है प्रोक्यूट करने के लिए फिजिकली इनकेपेबल है, या फिर हस्बैंड हैज अंडरगॉन वास्कोटॉमी। दैट मीन्स हस्बैंड ने नसबंदी करवा ली है। ओके, इसी तरह अब कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करके चलिए, हस्बैंड इज पोस्टेड इन आर्मी। देखो, वैसे पोस्टेड कहना तो थोड़ा सा अपमानजनक होगा देश की आर्मी के लिए, तो हम ऐसे कह लेते हैं कि हस्बैंड इज सर्विंग इन आर्मी जम्मू कश्मीर। अब वो 2 साल से अपने घर नहीं लौटा है, तो क्या अब इस फैक्ट से नॉन एक्सेस को प्रूव किया जा सकता है? आंसर इज यस। क्यों? नॉन एक्सेस का मतलब क्या था? नॉन एक्सेस मीन्स नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स।
दैट मीन्स जिस टाइम वो बच्चा कंसीव किया जा सकता था या बिगॉट किया जा सकता था, उस टाइम हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स पॉसिबल नहीं था। क्लियर हुआ? अब इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, ज्यादातर पंजाब के लोग जो है वो कनाडा में रहते हैं। अब लेट्स से ए कनाडा में रह रहा है, जबकि उसकी वाइफ जो है वो पंजाब में रह रही है, और पिछले 3 सालों से ना तो ए का इंडिया चक्कर लगा है, ना ही उसकी वाइफ जो है वो कनाडा गई है। तो क्या अब यहां पर नॉन एक्सेस को प्रूव किया जा सकता है? आंसर इज यस। ओके, हस्बैंड कैन प्रूव नॉन एक्सेस हियर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करके चलिए हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पिछले 1.5 सालों से कोमा में है। तो क्या यहां पर नॉन एक्सेस को प्रूव किया जा सकता है? आंसर इज यस। ओके, क्लियर हो गया ना अब आपको? तो क्या होता है नॉन एक्सेस? नॉन एक्सेस मींस नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। देखो, इसको तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यहां से देखते हैं कंडीशन। कंडीशन ऑफ नॉन एक्सेस हैज टू बी प्रूव बिफोर रेजिंग ऑफ प्रिजम्पशन, बिकॉज वंस प्रिजम्पशन रेज्ड नो रिबटेबल अलाउड, दैट इज नो एविडेंस अलाउड। तो इन्होंने यहां क्या बताया? 112 की प्रिजम्पशन रेज होने से पहले रेस्पोंडेंट को नॉन एक्सेस प्रूव करना होगा, बिकॉज प्रिजम्पशन रेज हो जाने के बाद कोई भी रिबटेबल अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। ड्यूटी ऑफ कोर्ट इन सेक्शन 112 that respondent has been given fair opportunity to prove element of non-access, but court strict in element of proof of non-access, as proof of non-access will go on to deny rights of party। तो क्या बताया इन्होंने कि कोर्ट की ये ड्यूटी है कि रेस्पोंडेंट को फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाए टू प्रूव नॉन एक्सेस, और नॉन एक्सेस को प्रूव करने का बर्डन हमेशा रेस्पोंडेंट पर ही होता है, दैट इज बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन हस्बैंड या रेस्पोंडेंट टू प्रूव नॉन एक्सेस। और जो कोर्ट है वो एट द टाइम ऑफ बिगेटिंग रेस्पोंडेंट एक्सेस टू मदर, इस फैक्ट को प्रिज्यूम करके चलती है। ओके, कोर्ट एट द टाइम ऑफ begetting respondent access to mother, इस फैक्ट को प्रिज्यूम करके चलती है। और नॉन एक्सेस को भी हस्बैंड को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके प्रूव करना पड़ेगा। ओके, क्लियर हुआ? यानी जो बर्डन है वो रेस्पोंडेंट पे हमेशा स्ट्रिक्ट रहेगा टू प्रूव द वैलिड मैरिज, एंड सेकेंडली टू प्रूव नॉन एक्सेस। ठीक है, हस्बैंड पे ये दोनों बर्डन हमेशा स्ट्रिक्ट रहेंगे। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन का आंसर करो। एक वुमेन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अ वुमेन इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एडल्ट्री रिलेशन में, हस्बैंड एंड वाइफ, और ये एक्स नाम का पर्सन है। इस एक्स नाम के पर्सन के साथ इस वुमन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज इन दोनों के एक बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है, तो अब आप मेरे को ये बताइए, क्या सेक्शन 112 का कंक्लूसिव प्रिजम्पशन अट्रैक्ट होगा? आंसर इज यस, बिकॉज एडल्ट्री और हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज नो एविडेंस ऑफ नॉन एक्सेस बाय द हस्बैंड। एंड सेकेंडली, ये जो बच्चा है ये कब पैदा हुआ है? ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज। ओके, अब आप एक चीज और देखो यहां पर, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट
marriage can be classified into three categories: void, valid and voidable marriage. Okay, void marriage means marriage in Sapender relationship or marriage in prohibited relationship or bigamous marriage. No marriage means where ceremonies of marriage is not performed. तो अब सवाल ये उठता है कि सेक्शन 112 किस टाइप ऑफ मैरिज पे लगेगा, वॉइड मैरिज पे, वैलिड मैरिज पे या फिर वॉइडेबल मैरिज पे। वॉइडेबल मैरिज कौन सी होती है? वैलिड टिल नॉट एनल्ड, मीन जब तक आप उस शादी को कोर्ट से एनल डिक्लेयर नहीं कराते तब तक वो शादी वैलिड मानी जाएगी। तो आपको एक चीज यहां याद रखनी है, सेक्शन 112 वैलिड मैरिज पर अप्लाई होता है और दूसरा वॉइडेबल मैरिज पे। लेकिन वॉइडेबल मैरिज की कुछ कंडीशन है कि या तो वो बच्चा वॉइडेबल मैरिज की कॉन्टिन्यूंसी के दौरान पैदा हुआ हो, या फिर वो बच्चा वॉइडेबल मैरिज को अनल डिक्लेयर कराने के बाद अगर 280 दिनों के अंदर पैदा हो जाता है प्लस मदर रिमेनिंग अनमैरिड, देन उसे लेजिटिमेट चाइल्ड मान लिया जाएगा। ठीक है, जो कंडीशन सेक्शन 112 की है वैलिड मैरिज को लेकर, सेम कंडीशन वॉइडेबल मैरिज के ऊपर भी अप्लाई होगी। ओके, दैट मींस अगर वो वैलिड मैरिज की कॉन्टिन्यूंसी के दौरान पैदा हो जाता है या फिर वॉइडेबल मैरिज को अनल डिक्लेयर कराने के बाद अगर चाइल्ड 280 दिनों के अंदर पैदा हो जाता है प्लस मदर रिमेनिंग अनमैरिड, देन उसे लेजिटिमेट चाइल्ड ही माना जाएगा। ओके, क्लियर हो गया ना? तो इसलिए उन्होंने यहां कहा सेक्शन 112 नॉट अप्लाई ऑन वॉइड मैरिज एंड नो मैरिज। नो मैरिज मींस सेरेमनी इज नॉट परफॉर्म्ड। तो सेक्शन 112 किस पे अप्लाई होता है? वैलिड मैरिज पे एंड वॉइडेबल मैरिज पे। ओके, अब हम आगे कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। केस डिस्कस करने से पहले हम कुछ जनरल बातें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आपको पता ही है कि जो डीएनए टेस्ट है वो एकदम 100% साइंटिफिक एक्यूरेट है। ठीक है, डीएनए जो है फादर सन की रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए अपने आप में सफिशिएंट है। डीएनए अगर ये रिवील कर देता है कि इस चाइल्ड का फादर एक्स है, तो इसमें अब किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाता, क्योंकि जो डीएनए टेस्ट है वो 100% साइंटिफिकली एक्यूरेट है। तो अर्लियर ट्रेंड क्या था, मतलब पहले क्या होता था, डीएनए के रिजल्ट को साइंटिफिक एक्यूरेट तो माना जाता था, बट फिर भी ये 112 की कंक्लूसिव प्रिजम्पशन को रिबट करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, पहले क्या होता था, जो डीएनए का टेस्ट है हम उसको साइंटिफिकली एक्यूरेट तो मान देते कि हाँ भाई ये 100% ट्रू है, लेकिन फिर भी ये 112 की कंक्लूसिव प्रिजम्पशन को रिबट करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। दैट मींस सपोज करके चलिए, अगर हस्बैंड नॉन एक्सेस को प्रूव नहीं कर पाया बट डीएनए टेस्ट ने रिवील कर दिया कि ये जो चाइल्ड है ये इस हस्बैंड का नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी उस चाइल्ड को उस हस्बैंड का लेजिटिमेट चाइल्ड ही माना जाता था। ओके, यानी बेशक से डीएनए टेस्ट ये रिवील करता है कि दैट चाइल्ड वाज नॉट बोर्न टू सच हस्बैंड, पर अगर हस्बैंड नॉन एक्सेस को प्रूव नहीं कर पाता था तो ऐसे केसेस में 112 में लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड को लेकर कंक्लूसिव प्रिजम्पशन अराइज हो जाती थी। दैट इज देन आल्सो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन विल कंपेल हिम टू बियर द फादरहुड ऑफ द चाइल्ड। ओके, तो पहले क्या होता था, हमेशा नॉन एक्सेस विल प्रिवेल ओवर डीएनए टेस्ट। ऑलराइट, बेशक से हस्बैंड और वाइफ एक साथ रह रहे हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन डीएनए अगर ये रिवील करता है कि ये जो चाइल्ड है ये इस हस्बैंड का नहीं है, फिर भी जो चाइल्ड है वो उस हस्बैंड का लेजिटिमेट सन माना जाएगा अगर हस्बैंड जो है नॉन एक्सेस को प्रूव नहीं कर पाता था तो। ओके, तो पहले क्या होता था, नॉन एक्सेस हमेशा प्रिवेल करता था किस पे? डीएनए पे। अब इसके अलावा एक बात और
अर्लियर ट्रेंड में जब चाइल्ड डीएनए क्लेम करना चाहता था तो कोर्ट हमेशा लिबरल अप्रोच रखती थी। अर्लियर ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं अभी। पहले क्या होता था, जब चाइल्ड डीएनए क्लेम करना चाहता था तब कोर्ट हमेशा लिबरल अप्रोच रखती थी, पर अगर फादर डीएनए क्लेम करना चाहता था तो फादर के केस में कोर्ट जो है वो रिलक्टेंट रहती थी। और फादर के केस में कोर्ट रिलक्टेंट क्यों रहती थी? बिकॉज सेक्शन का जो पर्पस है वो क्या है? टू प्रिवेंट बास्टर्डाइजेशन, वैग्रेंसी, डेस्टिट्यूशन, सोशल वेलफेयर, प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट इज चिल्ड्रन। इसलिए तो अर्लियर ट्रेंड क्या था? एक तो नॉन एक्सिस डीएनए पे प्रिवेल करता था, और दूसरा जब चाइल्ड डीएनए क्लेम करता था तब कोर्ट लिबरल अप्रोच रखती थी, लेकिन जब फादर डीएनए क्लेम करता था तब कोर्ट जो है रिलक्टेंट अप्रोच रखती थी। ओके, बट नंदलाल वासुदेव केस डिसीजन हैज अपसेट द टाइम ऑनर्ड ट्रेडिशन। This case has brought drastic amendment pertaining to old trend that we were following from years. ओके, नंदलाल वासुदेव केस बहुत ही लैंडमार्क केस है। इस केस के डिसीजन ने अपसेट कर दिया उस टाइम ऑनर ट्रेडिशन को जो हम पिछले कई सालों से फॉलो कर रहे थे। दिस केस हैज ब्रॉट ड्रास्टिक अमेंडमेंट पर्टेनिंग टू ओल्ड ट्रेंड दैट वी वर फॉलोइंग फ्रॉम ईयर्स। तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर फादर डीएनए क्लेम करना चाहता है तो कोर्ट डीएनए टेस्ट अलाउ कर देगी, but in exceptional cases only. Okay, that means फादर के केस में केवल एक्सेप्शनल केसेस में ही कोर्ट डीएनए ऑर्डर करेगी। एक्सेप्शनल केसेस से मतलब वो केसेस वेयर प्राइमा फेसाई और ऑन द फेस ऑफ इट आपको पता लग रहा है कि अगर डीएनए टेस्ट ऑर्डर नहीं किया तो जस्टिस विल बी डिफीटेड। जैसे सपोज करके चलिए शादी के 2 महीने बाद ही बच्चा पैदा हो जाता है, तो यहां प्राइमा फेसाई आपको पता लग रहा है कि अगर डीएनए टेस्ट ऑर्डर नहीं किया तो जस्टिस विल बी डिफीटेड। ओके, और आप एक बात याद रखना, डीएनए टेस्ट अलाउ करना या ऑर्डर करना it is up to the discretion of court. ठीक है, डीएनए टेस्ट को ऑर्डर करना is up to the discretion of court only, and through this case only it was held कि 112 की कंक्लूसिव प्रिजम्पशन को डीएनए टेस्ट से रिवर्ट किया जा सकता है। ओके, केवल इसी केस से कोर्ट ने हेल्ड किया कि 112 की कंक्लूसिव प्रिजम्पशन को डीएनए टेस्ट से रिवर्ट किया जा सकता है। अब नंदलाल वासुदेव केस के फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। आप इस केस को याद रखना, ऐसे भी याद रख सकते हो आप, वासुदेव नंदन। ठीक है, वासुदेव नंदन, जो किशन जी थे उनको वासुदेव नंदन कहा जाता था। ओके, तो आप कैसे भी याद कर सकते हो इस केस को, नंदलाल वासुदेव केस वर्सेस लता नंदलाल 2014 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में 2 डॉटर होती हैं, और वो रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट जिसको वो अपना फादर एलेज करती हैं मेंटेनेंस का सूट फाइल करती हैं। ये रेस्पोंडेंट है। अब ये जो 2 डॉटर हैं
ये इस रेस्पोंडेंट को अपना फादर क्लेम कर रही हैं और इस रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट मेंटेनेंस का सूट फाइल करती हैं। फादर डीएनए टेस्ट के लिए अप्लाई कर देता है। अब डीएनए टेस्ट ये डिस्क्लोज करता है दैट ही इज नॉट द बायोलॉजिकल फादर ऑफ दीज टू डॉटर्स। ओके, अब डॉटर्स ये क्लेम करती हैं कि सिंस रेस्पोंडेंट नॉन एक्सेस प्रूव नहीं कर पाया, thus we are legitimate child of him and DNA test would not rebut conclusive presumption under 112। क्या कहती हैं डॉटर्स कि सिंस रेस्पोंडेंट नॉन एक्सेस प्रूव नहीं कर पाया, thus we are legitimate child of him and DNA test would not rebut conclusive presumption under 112। अब सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करता है ये देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड सेक्शन 112 एंशिएंट टाइम में इनेक्ट किया गया था जब हमारे पास एडवांस साइंटिफिक मेजर्स नहीं थे, जैसे कि डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा। इवन दो रेस्पोंडेंट अगर नॉन एक्सेस को प्रूव करने में फेल हो जाता है तो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन अराइज हो जाती है, पर जब ऑलरेडी आप किसी फैक्ट के ट्रुथ को डिस्कवर कर चुके हो तो फिर प्रिजम्पशन की कोई वैल्यू नहीं है। यानी अगर आपके पास कॉन्ट्ररी एविडेंस है देन प्रिजम्पशन विल बिकम रिबटेबल। ओके, व्हेन ट्रुथ इज असर्टेन्ड बाय scientific evidence, no presumption has any role to play। मीन्स सेक्शन 112 कंक्लूसिव प्रिजम्पशन में एंड डीएनए में अगर कोई कंफ्लिक्ट अराइज होता है देन इन सच केस साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑफ डीएनए विल प्रिवेल ओवर 112 कंक्लूसिव प्रूफ एज डीएनए टेस्ट का रिजल्ट 100% एक्यूरेट है, और अगर कोर्ट ऐसा नहीं करेगी तो इट विल बी टर्म्ड एज डिनाइंग द जस्टिस और डिनाइंग द ट्रुथ। क्लियर हुआ? ठीक है, तो जब आप इस केस को खुद से रीड करोगे आपको सारी चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो कौन कौन सी दो चीजें हेल्ड करी गई थी नंदलाल वासुदेव के केस में? 112 की कंक्लूसिव प्रिजम्पशन को डीएनए टेस्ट से रिबट किया जा सकता है, और फादर के केसेस में कोर्ट एक्सेप्शनल केसेस में ही डीएनए का ऑर्डर करेगी। ऑलराइट, अब इस केस को और डिस्कस कर लेते हैं। इन सुनील एकनाथ वर्सेस लीलावती सुनील, इट वाज हेल्ड दैट ओनली इन एक्सेप्शनल एंड डिजर्विंग केसेस, only when it is expedient in the interest of justice, where such a test becomes indispensable to resolve the controversy, the court can direct such test. DNA test in any case cannot be directed as a matter of routine. The court should record reason as to how and why such test in the case is necessary to resolve the controversy and is indispensable. तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया कि केवल एक्सेप्शनल और डिजर्विंग केसेस में जब डीएनए टेस्ट जरूरी है उस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने के लिए, सिर्फ तभी डीएनए को ऑर्डर किया जा सकता है। दैट इज डीएनए कैन नॉट बी ऑर्डर्ड एज अ मैटर ऑफ रूटीन एंड दिस पावर टू बी यूज्ड बाय कोर्ट स्पेयरिंगली। ओके, अब ये जो केस है हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको बस इस केस की एक बार रीडिंग देनी है। ऑलराइट, अब एक केस है भवानी प्रसाद का, इसको आपको खुद रीड करना है। इस केस में ऑर्डरिंग ऑफ डीएनए विज अविज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 को लेकर डिस्कस किया हुआ है। बहुत इजी केस है, बस आप एक बार इसको रीड कर लेना। ओके, इसके अलावा एक केस और है, गौतम कुंडू वर्सेस वेस्ट बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आपको अच्छे से रीडिंग देनी है। लैंडमार्क केस है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ना खुद। अच्छा, अब आप मेरे को कुछ क्वेश्चन का आंसर करिए कि क्या उस बच्चे के पास 112 के अलावा कोई और भी तरीके हैं जिससे वो ये प्रूव कर पाए कि सो एंड सो पर्सन इज माय फादर? क्या उस चाइल्ड के पास कोई और भी तरीके हैं जिससे वो प्रूव कर सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज माय फादर? तो आंसर इज यस। कौन कौन से तरीके हैं?
बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, सेक्शन 32 क्लॉज 5 स्टेटमेंट ऑफ पर्सन, सेक्शन 50 ओपिनियन टू प्रूव रिलेशनशिप। बट चूंकि जो सेक्शन 112 है वो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन से डील करता है, इसलिए सेक्शन 112 की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन को और आंसर करिए। सपोज करके चलिए वो बच्चा 280 दिनों बाद पैदा होता है, प्लस मदर रिमेनिंग अनमैरिड। लाइक मान के चलिए जो बच्चा है वो 285वें दिन पैदा हुआ, 25th डे ही वॉज बॉर्न। तो क्या इस केस में 112 की कंक्लूसिव प्रिजम्पशन अराइज होगी? आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज वो बच्चा 280 दिनों के बाद पैदा हुआ है, एंड एज पर सेक्शन कंक्लूसिव प्रिजम्पशन केवल तभी अराइज होगी अगर वो बच्चा 280 दिनों के अंदर पैदा हो जाता है। ओके, एक क्वेश्चन का और आंसर करिए आप। ए एंड बी जो सपिंडा रिलेशनशिप में है, इन्होंने शादी कर ली और इनके अब एक बच्चा पैदा हो जाता है, तो अब क्या सेक्शन 112 इस केस में अप्लाई होगा? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज दिस मैरिज इज वॉइड मैरिज एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार सपिंडर रिलेशनशिप की जो मैरिज है वो वॉइड मैरिज है, therefore सेक्शन 112 इस केस में अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग कैसी मैरिज होनी चाहिए? वैलिड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज, और वॉइडेबल मैरिज की अपनी कुछ कंडीशन है डेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो देखिए ये था हमारा सेक्शन 112। सेक्शन 112 पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सेक्शन 112 को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब इस सेक्शन के हम कुछ पीटी के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 112 applies when paternity is in question and not maternity. Second, 112 is irrebuttable presumption of law. Third, question of legitimacy is a question of law. Fourth, 280 days after its dissolution plus mother remaining unmarried. Second, during the continuance of valid marriage. Conclusive presumption, respondent to prove non-access. Section emphasizes upon the status of marriage at the time of birth या conception, birth, and not at the time of begetting the child. Last, ordering DNA test is not violative of Article 21.
राइट टू प्राइवेसी। ओके, तो ये कुछ पीटी के पॉइंट्स हैं जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा क्यूआर कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा। बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।